हरी भरी हरियाली के दरमियान बसा एक दिलकश घर सुबह की हल्की धूप में चमक रहा था। लकड़ी की बनावट और गर्म भूरे रंगों का हुसैन इम्तिजाज एक लाजवाब खूबसूरती बखेर रहा था। एक खुला हुआ बरामदा जिसे गमलों और आरामदेह बैठने की जगह से सजाया गया था, आने वालों को सुकून महसूस करने और ठंडक भरी फिजा का लुत्फ उठाने की दावत दे रहा था। अंदर दाखिल हूँ तो ये घर देसी दिलकशी रास्टिक चार्म का एक छोटा सा जन्नत नुमा गोशा मालूम होता था, जहाँ हर बारीकी अपनी एक कहानी सुनाती थी। सूरज की रोशनी लकड़ी की जालीदार खिड़कियों से छनकर अंदर आती थी, जो फर्नीचर पर बनी नफीस नक्श ओ निगारी और कपड़ों के चमकदार रंगों को आजागर कर रही थी। फिजा में खुलते फूलों की हल्की खुशबू और पुरानी लकड़ी की महक झुली हुई थी, जो दिल को सुकून देने वाला माहौल पैदा करती थी। दिन गुजरता गया तो घर का रंग रूप भी रोशनी और माहौल के साथ बदलता गया। दोपहर में बरामदा किताब पढ़ने के लिए बेहतरीन जगह बन जाता, जहां पत्तों के दरमियान से गुजरती ठंडी हवा एक पुरसुकून सरगम बखेरती थी। शाम होते ही घर एक गर्म, नर्म और दिलकश चमक में ढल जाता। बरामदे में लगी लेनतरे हल्की सायादार रोशनी फैला, जो गुफ्तगू और खास लम्हात के लिए। शाम की खामोशी एक नाजुक बारीक पर्दे की तरह थी, जो अंधेरे में छुपे आने वाले खतरे को ढके हुए थी। सूरज ढल रहा था और बरामदे में पौती लंबी परछाइयां घर को कहानियों जैसा मंजर दे रही थी। विक्रम लकड़ी के झूले पर बैठा हुआ था और इसकी गोद में इसका 5 साला बेटा आर्यन खिलखिला रहा था। वो लटकती हुई लालटीनों के पास जुगनुओं को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। झूला आहिस्ता आहिस्ता हल रहा था, हुआ पत्तों से सरगोशी कर रही थी और फिजा पुरसुकून थी, ऐसी पुरसुकून जैसे दुनिया थम गई हो। मगर ये सुकून देर पा ना था। अचानक बाग में एक गैर मामूली खामोशी छा गई। जंगलों ने आवाज बंद कर दी। वह जिसू विक्रम ने माहौल में तब्दीली महसूस की, मगर आर्यन अपने नन्हे खेल में मसरूफ रहा। इसी लम्हे सागवान के अंधेरे दरख्तों के पीछे से कुछ साए नमूदार हुए। 4 आदमी काले कपड़ों में लिपटे, चेहरे निकाब में छुपे हुए। उनके कदमों में तरतीब थी, आंखों में सर्द अज़्म। वो किसी तरबियत याफ्ता गिरोह का हिस्सा थे। विक्रम के दिल ने जैसे धड़कना भूल गया। उनमें से एक आगे बढ़ा, वही आदमी जिसे वो बरसों पहले छोड़े गए माजी से पहचान चुका था। इसके गाल पर एक कटा हुआ गहरा निशान था, एक ऐसा चेहरा जिसे विक्रम ने कभी दोबारा देखने की उम्मीद नहीं की थी। हमने कहा था ना विक्रम, हम तुम तक पहुंच ही जाएंगे, वो आदमी भारी आवाज में बोला। करम ने आर्यन को करीब करते हुए तेजी से अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बकिया तीनों आदमी इस पर टूट पड़े। झूला जोर से पीछे हिट गया और मिट्टी का एक बड़ा गमला टूटकर जमीन पर बखर गया, जिसकी आवाज घर के अंदर तक गूंज गई। विक्रम ने एक बाप छोटी ये पूरी ताकत से मुकाबला किया। इसने आर्यन को जोर से लकड़ी के सुतून के पीछे धकेल दिया। आर्यन, बीओ, अंदर जाओ, नाना के पास, वो जोर से चीखा। मगर आर्यन बहुत छोटा था, मासूम था और डरा हुआ था। वो सुतून के पीछे सिमट तो गया, लेकिन भाग नहीं पाया। वो 2 आदमियों ने विक्रम को जमीन पर दबा दिया, इसके बाजू मरोड़ दिए। इसकी सांस रुकने लगी। इसने लातें मारी, जमीन से उठने की कोशिश की, मगर वो मशीनों की तरह मजबूत हाथ थे। तभी तीसरे आदमी ने सुतून के पीछे छुपे आर्यन को देख लिया। ये रहा, वो रहा। और इसने आर्यन को सख्ती से बाजू से पकड़कर खींच लिया और नन्हे बच्चे की खौफनाक चीख ने पूरे घर की खामोशी को चीर डाला। पप्पा लिफलिफ विक्रम पागलों की तरह मचला, मगर काबू में नहीं आ सका। नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो, मिजिलजे सरफुमिज, इसको मत चेवा। इसकी आवाज में बाप का दर्द, घबराहट और बेबसी सब शामिल थे। मगर जवाब में एक भारी ज़रब इसके सर के पिछले हिस्से पर लगी। दुनिया घूमने लगी, रोशनी टिमटिमा और सब कुछ धुंधला गया। और जमीन पर गिरते हुए विक्रम की नजरें धुंध में डूबती जा रही थी। मगर इसने एक आखिरी मंजर देखा। सियाह कपड़ों वाले आदमी आर्यन को उठाए हुए बाग की तरफ बढ़ रहे थे। एक सियाह गाड़ी पहले से खड़ी थी। दरवाजा खुला, बच्चे को अंदर फेंका गया और आर्यन मुसलसल चीख रहा था, हाथ विक्रम की तरफ बढ़ाए हुए। पपुआ, मुझे बचाओ,
इंजन गिर जा, टायर बजरी पर तेजी से चरचरा कर फिसले, गाड़ी अंधेरे में गायब हो गई। विक्रम की पलकें भारी होने लगे। इसकी आवाज निकलने से पहले ही बेहोशी ने इसे अपनी लपेट में ले लिया और जब खामोशी दोबारा छाई, वो खामोशी अब पुरसुकून नहीं थी। वो घर जो चंद लम्हे पहले मोहब्बत और हंसी से भरा था, अब खड़ा है मगर खाली, जख्मी और खौफ की एक ऐसी चादर में लिपटा हुआ जिसका कोई सरा नजर नहीं।